आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको हम समझाऊंगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस तरह होता है, किस तरह आप लोग इसे अच्छी तरह से पेपर में अगर आ जाता है तो आप इसे लिख पाएंगे। अगर इसकी बात करें तो कितने अंक का आएगा, तो ये 5 अंक का 6 अंक का आ जाता है। आपका 5 अंक का तो बिल्कुल ही पक्का मान के चलिए कि 5 अंक का। तो हम लोग चले इसे अच्छी तरह से समझाता हूं आपको और आप लोग जरूर। तो क्या हम ये सीखेंगे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर हेडिंग बना लिया जाए, पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब हम आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण जिससे बड़ा कर दिया जाता है या अधिक थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, तो क्या होता है, प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जाता है, वो अपने सघन ही माध्यम में फिर लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर एक छोटी सी डिफिनीशन हम आपको बताता हूँ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जब हम क्या करें, प्रकाश को सघन माध्यम से अपवर्तन कराया जाए और वो विरल माध्यम में ना आए, वो सघन माध्यम में ही लौट जाए, तो वहां पर भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी हम कह सकता हूं कि जब हमारा प्रकाश जो आपतित किरण है, जो हमारी ये किरण सघन माध्यम में आपतित किरण है, वो अपवर्तन के पश्चात विरल माध्यम में नहीं जाती है, वो क्या होता है, सघन माध्यम में ही फिर दोबारा लौट जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो हमारी हेडिंग है। तो आप लोग को समझ में आया है। फिर चलो हम लोग अच्छी तरह से इसे और अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। तो जब आपतन कोण यानी जो एंगल आई है, जब आपतन कोण एंगल आई का मान क्या किया जाए, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया जाए। क्रांतिक कोण कितने अंक का होता है, 90 अंश का होता है, आपको पता होना चाहिए। क्रांतिक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। 90 अंश का क्रांतिक कोण होता है। क्या किया जाए, 90 अंश से थोड़ा बड़ा देखिए अपवर्तन हुआ, ये किरण विरल माध्यम में आई, अभिलंब से दूर हटती हुई। फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस तरह होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपतित किरण गिरती है, 90 अंश से उसका क्रांतिक कोण से थोड़ा सा आपतन कोण बड़ा कर दिया जाए। हाँ, आपतन कोण आई का मान थोड़ा सा हम क्रांतिक कोण से बड़ा कर देते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रकाश यहाँ न जाकर वो अब इधर चला जाता है, यानी वो सघन माध्यम में ही दोबारा लौट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगर उसमें हमने समझाया था कि उसको किरण को इधर आना था, विरल माध्यम में आना था अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात वो विरल माध्यम में ना आकर वो इधर चली सघन माध्यम में, तो यहाँ पर क्या होगा, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि ये एंगल आई है, जिसको हमने बड़ा किया और विरल माध्यम में किरण को नहीं गया, वो क्या हुआ कि एंगल आर जो ये सघन माध्यम में ही बन गया। तो आपको बता दिया जाए, ये क्या होता है, ये अभिलंब होता है, और ये क्या होता है, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित ये क्या है, तो ये हो जाता है परावर्तित किरण हो जाता है। ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण क्या होता है, सघन माध्यम से आती है, उसका परावर्तन होता है तो उसको विरल माध्यम में आना था, पर
यहाँ पर क्या हुआ, क्रांतिक कोण 90 अंश से थोड़ा अधिक कर लिया गया, जिस कारण जो आपतन कोण आई का मान थोड़ा सा अधिक कर दिया गया 90 अंश क्रांतिक कोण से, तो क्या होता है सघन माध्यम में फिर वो चला जाता है। तो इसे आपका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका ये संभव स्थितियां की अगर बात करें तो दो बनेगी, क्या बनेगी, पहली बन जाते हैं प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में आए। दूसरा हो जाता है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। पहला स्थिति क्या बनेगा, तो पहला स्थिति हमारा बन जाता है कि हमेशा प्रकाश किरण, हमेशा प्रकाश किरण किधर से है, तो सघन माध्यम से, सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, विरल माध्यम में आए। क्या हो, हमेशा प्रकाश जो हो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है, तो दूसरा पॉइंट बन जाता है कि आपतन कोण आई जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से क्या हो, जो आपतन कोण हो वो बड़ा हो। क्या हो, आपतन, आपतन कोण बड़ा हो। तो क्या हो गया कि हमेशा प्रकाश किरण जो हो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, यहाँ से सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में आ रही है। क्रांतिक कोण से आपतन कोण बड़ा हो, जो क्रांतिक कोण 90 अंश बनता है उससे ये जो ये एंगल आई है ये बड़ा हो, तो वो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वहां पर होगा। तो फिर उसके बाद क्या है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, इसे भी आप लोग को हम बता देता हूँ, समझाऊंगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको ये समझ में आया है। इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जब आयतन जो जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक क्या कर ले, अधिक कर दे, तो प्रकाश का विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो जब आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर ले, तो क्या होगा, प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जाएगा और वो क्या होगा, सघन माध्यम में लौट जाता है, आता है, जिस कारण क्या होगा, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखें तो हम लोग देखेंगे कि अपवर्तन तथा क्रांतिक कोण में संबंध। क्या अपवर्तन, अपवर्तन तथा क्रांतिक कोण में संबंध, कोण में संबंध, संबंध अगर देखें तो यदि विरल माध्यम को हम आई से 1 से तथा हम सघन माध्यम, जो ये विरल माध्यम है इसे हम 1 से प्रदर्शित करेंगे और ये सघन माध्यम है इसे हम किससे, 2 से, और हम सघन माध्यम में क्या ले लें, कांच ले लें, कांच ले लें, और विरल माध्यम में हम क्या ले लिए, जल, क्या जल ले लेते हैं। जल को 1 से प्रदर्शित और कांच को 2 से प्रदर्शित करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, जब हम ये विरल माध्यम को 1 से प्रदर्शित करते हैं और सघन माध्यम को 2 से करते हैं, तो हमारा पहला ये बन जाता है कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। पहला स्थिति हमारा क्या बन जाएगा, सघन माध्यम, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का
विरल माध्यम का अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होगा? जब हमने सघन माध्यम को 2 मान लिया है और इसे कांच माना है कि सघन माध्यम में मेरा कांच रखा है और विरल माध्यम में जल है, इसे 1 माना है। तो अगर सघन माध्यम 2 है तो हमें ये कभी भी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक पूछे तो हमें सघन माध्यम को पहले लिखना है 2, फिर क्या होता है, यन होता है। यन क्या है? नियतांक है। यन बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, ये होता है, आपको पता होगा, ये स्नेल का नियम है। तो पहले 2 लिखना है, फिर यन लिखना है, फिर किसके सापेक्ष किस पर हो रहा है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम पे हो रहा है। तो विरल माध्यम क्या है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। तो पहला हो गया सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक का सूत्र। अब हम लोग क्या करेंगे, जब आपतन कोण आई क्रांतिक कोण से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। जब आपतन कोण आई जो है वो क्रांतिक कोण जब आपतन कोण आई, जब आपतन नहीं, सीधा आप लोग ये देखिए, जब 2n1 है बराबर साइन आई बटे साइन आर है, तो हम क्या कर रहे हैं, साइन आई जो है आप आई बराबर क्या हम ले रहे हैं? क्रांतिक कोण सी। क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित है? सी से। तो आई बराबर हम सी लेंगे और फिर आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर क्रांतिक कोण का मान अपवर्तनांक जो है, अपवर्तन का कोण कितना है? 90 एंगल है, 90 अंश है। तो ये आई के दर पर सी लिखा जाए, साइन सी बटे ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2n1। अब साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 अंश का मान क्या होगा? तो 1 हो जाता है। तो साइन 1 अगर यहाँ पर 1 किया जाए, 2n1 बराबर होगा साइन सी अपान में 1, क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हमारा जो होता है वो दूसरा जो आ जाता है, दूसरे में हमने क्या आपको बताऊंगा कि परंतु 2n1 बराबर 1 अपान, परंतु क्या 2n1 मतलब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का 2n1 बराबर क्या हो जाता है? 1n2। अब यहाँ पर क्या है, अगर इसे हम लोग आगे कर दें 1 को तो क्या होगा? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का। तो यहाँ पर 1n2 जो लिखा है हमने वो हो जाएगा विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का। तो ये हो गया। अब देखिए 2n1 जो है ये क्या है? ये साइन सी है, हमने यहाँ पर निकाला है ये कि 2n1 बराबर साइन सी होता है। तो हम इसके दर पर क्या लिख रहे हैं? साइन सी। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन सी बराबर 1n2, क्या साइन सी बराबर 1 अपान में विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अब हम लोग करेंगे इसका पक्षांतर, इसको यहाँ पर लाया और इसको यहाँ पर भेजा। जब हम लोग इस तरह करेंगे तो हमारा हो जाएगा विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम बराबर 1 अपान साइन सी, इतना हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमारा ये होता है सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, और एक ये हो जाता है
विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का। तो इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया है, नहीं आया है तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखिए, बढ़िया से समझ में आएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करिए।